अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे बच्चे, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चे, पास पेपर्स का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। जो पास पेपर्स की सीरीज है, इसके अंदर मेरा बेटा हम लोग करेंगे क्या, जो डिफरेंट एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज है, या ज्यादा अच्छा टर्म होगा, जो डिफरेंट हमारे पास मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं मेरे बच्चे, इन डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो पास पेपर्स हैं, ओरिजिनल पास पेपर्स, उनको मेरा बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको इस बात की अहमियत का बताना जरूरी होगा कि इनका सॉल्यूशन कितना जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं जहां पर जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो आपने कोशिश करनी है, एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो टॉपिक उसमें बताया गया है उसको मेक श्योर करो कि आपने वो टॉपिक कवर किया हुआ हो, क्योंकि दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, आगे पीछे का क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे बच्चे, इसमें हम नम्स के भी पास पेपर कवर करेंगे, सिंध की जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी पास पेपर्स होंगे, पंजाब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, केपीके या खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे, बलूचिस्तान के भी होंगे, सिमिलरली आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित, इन सब की यूनिवर्सिटीज के भी होंगे। आहिस्ता 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 चीजें अपलोड होती जाएंगी। साथ ही साथ मेरा बेटा, अगर आप कहीं पर भी फंसते हो फिजिक्स को लेकर, कि आपको लगता है कि यार मुझे फिजिक्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने मेरे बच्चे फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग, फिजिक्स का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने YouTube पर अपलोड की हुई है। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पर अपलोड हुई हुई है, क्लास 11 की और क्लास 12 की डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, अगर आप फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में फंसते हो, केमिस्ट्री में या बायो में या इंग्लिश में या एलआर में, तो मेरे बच्चे आप हमारा एमडी कैट का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको इस कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाती है। अगर सिर्फ फिजिक्स मसला है तो सिर्फ फिजिक्स के लिए तो मेरे YouTube लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे बच्चे, तो शुरू करते हैं पास पेपर की सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इफ एन आइडियल गैस हैज वॉल्यूम V एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। हमारे पास हम लोग ये कह देते हैं कि भाई इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं आपके पास सर V से, और कब, जब उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है आपके पास उसी गैस का, उस आइडियल गैस का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर हम लोगों को मालूम है कि हमें ऐसा यूनिट्स में काम करना होता है, तो मैं 273 प्लस करके केल्विन में ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन। कह रहे एंड इट इज हीटेड, इसको हमने गर्म किया सो दैट द वॉल्यूम बिकम्स 1.5 V। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो गया वो पहले जितना भी था अब उसके मुकाबले में आपके पास कितना हो चुका है, 1.5 V हो चुका है। कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ द फाइनल टेम्परेचर इज, तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि भाई फाइनल टेम्परेचर निकाल के दिखाओ कि फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा। अगर मैं इस वाले टेम्परेचर को T1 कह देता हूं तो मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालनी है। डन हो गया सर, इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पे लगेगा क्या, देखिए बच्चा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमसे कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वजह से वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो होता है ये हमेशा क्या रहता है आपके पास, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इस रेशो को लेते हुए चलूं आपके पास, तो मुझे निकालनी क्या है, T2 की वैल्यू, और T2 को अकेला करते हैं। T2 का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 से और डिवाइड हो जाएगा किससे, V1 से। डन हो गया सर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। T2 बराबर हो जाएगा आपके पास V2। फाइनल वॉल्यूम तो सर 1.5 V के बराबर है, लिख दिया मैंने, सही है। इनिशियल टेम्परेचर सर हमारे पास कितना है, 300 केल्विन है। डन हो गया सर, और इनिशियल वॉल्यूम को इन्होंने सवाल में खुद कहा था V ले लो, तो V से V हमारे पास कैंसिल हो गया। जैसे ही V से V कैंसिल हुआ तो अब आपके पास अगर आप देखें, आपने सिर्फ 1.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, हमारे पास 300 से। जब मैं 1.5 को 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाता है मेरे पास 450 केल्विन। लेकिन 450 केल्विन तो सर ना ए में है, ना बी में है, ना सी में, ना डी में, तो इसका मतलब सेल्सियस में कहीं कन्वर्ट ना करना पड़ जाए मुझे। आए कर लेते हैं,
सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 273 माइनस किया। जब मैं 450 में से 273 माइनस करूंगा, द आंसर विच आई विल गेट विल बी 177 डिग्री सेल्सियस। इज इट एनी ऑफ द ऑप्शन? नो सर, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी आपके पास। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के अराउंड मूव कर रहा है हमारे पास। ये आ गई मेरे पास एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। डन हो गया सर। एक इलेक्ट्रॉन ले आते हैं और आपके पास मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो कैसे मूव कर रहा है सर, वो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड के अंदर इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है। डन हो गया। इस तरह से वो सर इसके बीच में से मूव करता हुआ जा रहा है। कह रहे हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी? देखो, अगर मैं मान लूं कि इस सोलेनोइड के अंदर करंट भी है, अगर मैं मान लूं कि इसके अंदर करंट भी है, देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इसके अंदर जो मेरे बेटे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास टुवर्ड्स द राइट इस तरह से बना दी जाएगी। डन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी आपके पास अलोंग द एक्सिस ऐसी डायरेक्शन मूव करता हुआ जा रहा है, देन सर फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रही होगी या चार्ज पार्टिकल पे लग रही होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर मैं इस क्रॉस को ओपन करके लिख दूं तो ये हो जाएगा आपके पास सर क्यू वी बी साइन थीटा। मजे की बात, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो चार्ज तो एक तरह से मुझे मालूम है, वेलोसिटी नहीं गिवन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं गिवन, लेकिन थीटा पता है क्योंकि सवाल क्या कह रहा है भाई, आपके पास अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है। जब मुझे देखा तो पता लगा सर अलोंग द एक्सिस का मतलब ये तो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गई। तो ये बन जाएगा आपके पास क्यू वी बी और साइन के साथ क्या लग जाएगा हमारे पास जीरो। मजे की बात, साइन जीरो जीरो के बराबर होता है तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी जीरो, जिसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब क्या हो रहा है, नो फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन इट। तो ए कह रहा है फोर्स एक्ट्स रेडियल इनवर्ड, अरे फोर्स नहीं लग रही सर। बी कह रहा है आउटवर्ड, अरे सर फोर्स नहीं लग रही। सी कह रहा है द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। गलत है सब सारे सर। आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डायरेक्टेड इन अ मैनर दैट दे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक हो गया सर, ये बार मैग्नेट आ गया। अब एक बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे, इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना आपके पास, इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ये हमेशा कहां से ओरिजिनेट करती है, एक साउथ पोल से ओरिजिनेट करती है और कहां तक जाती है हमारे पास, सॉरी माय बैड, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है और कहां तक जाती है, साउथ पोल तक। इट्स ओके, बात समझ में आनी चाहिए। देखो ये कहां से ओरिजिनेट करती है, नॉर्थ पोल से, और कहां तक जाती है हमारे पास, साउथ पोल तक जाती है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कहां हो जाएगी, इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो कहां जाएगी हमारे पास, इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ए कह रहे हैं ओरिजिनेटेड साउथ पोल, यही गलत हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं है। बी पास थ्रू द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर से पास नहीं होती सर। सी ओरिजिनेटेड नॉर्थ, नॉर्थ पे बन रही है और टर्मिनेट यानी कि कहां तक जा रही है, साउथ तक जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। मूविंग ऑन। Question number 4 कह रहे हैं, what happens to the pressure of a sample of helium gas when its temperature is raised from 200 Kelvin to 400 Kelvin? यानी कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1 200 और फाइनल टेम्परेचर T2 कितना है 400 Kelvin। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो प्रेशर और टेम्परेचर का लिंक बनाना है। देखिए मेरे बेटे, अकॉर्डिंग टू आपके पास प्रेशर्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बन जाता है, P1 ओवर T1 बराबर हो जाता है P2 ओवर T2 के, P1 एंड P2 बीइंग इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर रिस्पेक्टिवली। अब सवाल में कह रहे हैं, मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल P2 है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है सर आपके पास, अरे भैया वो तो हमारे पास 200 है, और फाइनल प्रेशर कितना है सर हमारे पास, वो हमारे पास 400 है। दोनों ने दोनों को काट दिया, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P2 किसके बराबर आ जाएगा, 2P1 के। यानी कि फाइनल प्रेशर इनिशियल का डबल हो चुका है। फाइनल प्रेशर इनिशियल का डबल हो गया है, 2 गुना बढ़ गया है। ए कह रहा है 4 गुना बढ़ गया है, गलत कह रहा है। बी कह रहा है कम हो गया 4 गुना, गलत कह रहा है। सी कह रहा है फिर का, अरे कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है सर। डी कह रहा है प्रेशर इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 विच विल बिकम आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इनमें से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है बच्चे, जिसका यूनिट नहीं बनता, जिसका यूनिट खत्म हो जाता है, वो कहलाती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ए में कह रहे हैं पावर। देखिए मेरे बच्चे, पावर का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, जबकि टाइम का होता है सेकंड। तो सर पावर का तो कुछ ना कुछ बना, और इसको हम लोग शॉर्ट में करके लिख देते हैं भाई ये वॉट है, तो इसका मतलब पावर का तो यूनिट है। बी कह रहा है फ्रीक्वेंसी।
सही है, एक एक करके देख लेते हैं भैया। बी कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी जो है ये एक्चुअली अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा 1/सेकंड, जिसको हम लोग सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज भी कहते हैं आपके पास। ठीक हो गया, इसका भी यूनिट है। तो पावर और फ्रीक्वेंसी तो डायमेंशनलेस नहीं हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देख लेते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास किसके बराबर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पे स्पीड और स्पीड आ रहा है, स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आपके पास, मैग्नीट्यूड्स कैंसिल नहीं होंगे सर, मगर यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, जिसका मतलब इसके पास कोई यूनिट नहीं बच रहा, और जिसका कोई यूनिट नहीं होता वो गरीब हमारे पास होता है डायमेंशनलेस। वो गरीब क्या हो जाता है हमारे पास भैया, डायमेंशनलेस हो जाता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा सर आपके पास, ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं अल्फा रे आर न्यूक्लियर रेडिएशन, दे आर इन फैक्ट सेम एज। देखो मेरे बेटे अल्फा रेज जो होती हैं जब इनके ऊपर स्टडी की गई थी तो पता चला था कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इनके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके पास। अब ये किससे मैच करता हुआ है आपके पास, हमारे पास एक एटम होता है जिसको हम कहते हैं हीलियम। हीलियम के अंदर मेरे बच्चे आपके पास अगर उसका सिर्फ न्यूक्लियाई की बात की जाए, हीलियम के न्यूक्लियाई की बात की जाए, हीलियम होता है He42, सिर्फ न्यूक्लियाई की बात करें तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर सर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका मतलब अल्फा पार्टिकल किसके न्यूक्लियस से मैच करता है, हीलियम के न्यूक्लियाई के जैसा होता है, सेम है सेम। एक है हाइड्रोजन जैसा, गलत, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है, ट्रीटियम हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है, जैसा कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, जबकि ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है। हीलियम है जिसके पास 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन डी, हीलियम। आइए भाई आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं टू बॉडीज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकंड। दो बॉडीज एक ही लाइन में मूव कर रही हैं और एक दूसरे के साथ साथ मूव कर रही हैं। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 16 मीटर पर सेकंड व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास आ रही हैं तो एक दूसरे को जो स्पीड उनकी दिखाई दी जा रही है वो कितनी दिखाई दी जा रही है, 16 मीटर पर सेकंड। देखो इस बात को समझना, जब तुम खुद भी रोड पे ड्राइव कर रहे होते हो या राइड कर रहे होते हो तो तुम्हारे ऑपोजिट अगर कोई गाड़ियां आ रही होती हैं ऐसा लगता है बहुत तेजी से आ रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमें फील ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी स्पीड प्लस उनकी स्पीड प्लस होती हुई फील होती है, जिसका मतलब जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास करीब आ रही होती हैं चीजें तो हमें रिलेटिव स्पीड जो फील होती है वो एड अप होके फील होती है। ठीक हो गया सर। और सिमिलरली आपके पास जब अवे जा रही होती है एक दूसरे से तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, जब एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली जाती है, फिर सर सब्ट्रैक्ट करके। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास एंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपके पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, अरे अच्छा सॉरी एक चीज सही कर लेते हैं उसको अपने पास पहले मेरे बेटे, कि आपके पास अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, इसको चलो मैंने ऑपोजिट कर दिया, ऐसे ऐसे कर लेते हैं भाई, कि अगर ये आपके पास सेम डायरेक्शन मूव करने जाए, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ देना, भूल जाना अपने पास। फिलहाल क्या याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन मूव करने लग जाए और मान लो इसकी स्पीड ज्यादा है तो जब ये इससे आगे निकल रहा होगा तो इसको इसकी स्पीड अपने से माइनस होती हुई नजर आ रही होगी, कि उसको लग रहा होगा ये मुझे मुझे पीछे छोड़ते हुए जा रही है, मुझसे पीछे जा रही है, कितनी स्पीड से, अपनी स्पीड में से दूसरे की माइनस कर देते हैं इतनी स्पीड से। तो जब सेम डायरेक्शंस में होती है मेरे बेटे तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड करके निकाली जाती है। वो बीच वाली एग्जांपल को भूल जाओ, सही है। तो अब अगर हम लोग इक्वेशन वाइज देखें तो इसका मतलब सर सेम डायरेक्शन में v1 प्लस v2 कितना दिया हुआ 16 और v1 माइनस v2 कितना दिया हुआ हम लोगों को 4। डन हो गया सर। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v1 कितने हो जाएंगे 2v1, 16 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 20। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 10 मीटर पर सेकंड। v1 आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो v2 कैसे निकाले, अब देखो ना v1 प्लस v2 कितना था हमारे पास 16 था ना, तो सर v2 कितना हो जाएगा 16 माइनस v1 विच इज 10 और ये आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। तो 10 और 6 आंसर है, 5 और 1 नहीं है, 6 और 4 नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 10 6 मीटर पर सेकंड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन। सर पीछे भी हम लोगों ने एक सवाल किया था कि अगर सोलेनोइड के अंदर से करंट गुजरता है तो उसके अराउंड हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा सर डन हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अराउंड प्रोड्यूस होती है, देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल। जैसे म्यू नॉट तो सर कांस्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, एन होती है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। डन हो गया।
आई होता है आपके पास मेरे बेटे उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, डन हो गया सर। और एल होती है लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तीन फैक्टर्स कौन है? ए कह रहा है सिर्फ लेंथ पे, सिर्फ नहीं, ओनली नहीं, लेंथ पे कर रहा है लेकिन ओनली लेंथ नहीं। बी कह रहा है द करंट एंड द टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर सर यहाँ देखें ये जो एन अपॉन एल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ। डन हो गया सर। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है आई पे, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एन अपॉन एल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। इसमें तीनों फैक्टर्स लिखे हुए हैं आपके पास सर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज एक्सप्रेस्ड एज। देखो हमारे पास मेरे बेटे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लगाते हैं ऐसे पाइप सेक्शंस के ऊपर जिनका डाया चेंज हो रहा होता है। ठीक हो गया सर। अब फॉर एग्जांपल इस पाइप सेक्शन का एरिया A1 है, इसका A2 है। इसमें जो फ्लूइड की स्पीड है फ्लो की वो V1 है, और इसमें जो फ्लूइड स्पीड की आपके पास निकलते हुए फ्लूइड की वो है आपके पास V2। देन अकॉर्डिंग टू आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये जो एरिया और वेलोसिटी होते हैं फ्लूइड के, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है एट ईच सेक्शन ये इक्वल होता है हमारे पास। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास? इक्वल होता है मेरे बच्चे। यानी कि A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। पहला कह रहा है A1 V2, गलत कर दिया। बी कह रहा है बिल्कुल सही, A1 V1 किसके बराबर है हमारे पास? A2 V2 के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। देखो भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब आपके पास पहली वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का क्रस्ट सुपर इंपोज कर जाए, और पहली वेव के ट्रफ के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ सुपर इंपोज कर जाए। अब ऐसे केस में देखो, क्या इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस है? नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब अभी इस केस में इन दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 0। डन हो गया सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाजमी तो नहीं ना सर ऐसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है कि आपके पास दूसरी वेव दूसरे क्रस्ट के ऊपर पहला क्रस्ट आपके पास सुपर इंपोज कर जाए। अब ऐसे केस में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर हम निकालने पे आते हैं, देखो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें इन दोनों के दरमियान एक पूरी वेव का डिफरेंस आ गया, जो कि कितना हो जाएगा? लैम्डा। तो ऐसे केस में सर पार्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास, सिंपली अगर हम देखते हैं तो ये बन जाता है लैम्डा। एक और केस समझ लेते हैं सर। अगर हो सकता है कि भाई पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे क्रस्ट से स्टार्ट हो रही हो वेव। अगर तीसरे से स्टार्ट हो रही होगी और आपके पास क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ सुपर इंपोज करेगा, तो सर ऐसे केस में अगर हम देखें तो आपके पास एक लैम्डा आ गया, सही है सर, दो लैम्डा आ गए। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास? लैम्डा प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा। ठीक हो गया सर जी। तो इसका मतलब अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते जाएं, इस जीरो को मैं 0 लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ, इस लैम्डा को मैं 1 लैम्डा भी लिख सकता हूँ। तो पहली कंडीशन है 0 लैम्डा, देन 1 लैम्डा, देन 2 लैम्डा, अगली आएगी 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, करते करते आपके पास क्या बन जाएगी? n लैम्डा, जहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। नो लुक फॉर एन लैम्डा। ए नहीं है सर, गलत। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ई, एन लैम्डा। मूविंग ऑन, 11 कह रहे दी लाइट एग्जिबिट्स द फिनोमेना ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना इनमें से किस कंडीशन में होगा? ए, मोनोक्रोमेटिक। देखो मेरे बेटे ये जो मोनो का मतलब है ना, इस मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्रोमेटिक का जो मतलब है आपके पास, इसको हम कलर भी कहते हैं। और याद रखना सिंगल कलर का मतलब उस लाइट की वेवलेंथ सिंगल होगी आपके पास, यानी कि सेम वेवलेंथ होगी एक जैसी, अगर जो दो लाइट क्या कर रही है एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है कंस्ट्रक्टिवली। अब जरा ऊपर देखो, इसी एग्जांपल में तुम्हें नजर आएगा कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए आपके पास अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो लाइट की वेवलेंथ सेम है सर। ये जो ब्लैक और येलो मैंने वेव्स ड्रॉ करी हैं, इन दोनों की वेवलेंथ सेम है सर, यानी कि ये दोनों मोनोक्रोमेटिक है। तो मोनोक्रोमेटिक होना तो बनता है, तो इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक तो एक कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा क्या कह रहे हैं? एंड इन फेज, दोनों किसमें? फेज में है। इन फेज का मतलब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ। बिल्कुल सर ऐसे ही आपके पास अगर वो इन फेज होंगी, तो आप देखें ना आपके पास इन फेज होने का मतलब यहाँ पे जो फेज एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो फेज एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास दोनों इन फेज भी होंगी। तो ए में ही करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए और इन फेज होनी चाहिए, बाकी सब बेकार है। बी कह रहा है आउट ऑफ फेज, सी कह रहा है नॉन मोनोक्रोमेटिक, और डी तो आउट ऑफ फेज और नॉन मोनोक्रोमेटिक दोनों कह रहा है, जो कि कंडीशंस है ही नहीं। ठीक है भाई, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज। देखो बेटा एंटी नोड्स कब बनते हैं? जब हमारे पास दो स्टेशनरी वेव्स जो है वो क्या करती हैं आपके पास? ऐसे सुपर इंपोज करती हैं। तो आपके पास ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं एंटी नोड। डन हो गया सर। इसे हम क्या कहते हैं आपके पास बेटा? एंटी नोड। सही है सर जी। और इसी तरह से जो हमारे पास ये मिनिमम एम्पलीट्यूड्स वाले पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं आपके पास? नोड्स। डन हो गया सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखो ये अगर हम गौर से देखें, तो आपके पास ये आपके पास एक पूरी वेवलेंथ है, ऐसी ही है।
ये एक पूरी वेवलेंथ है, बिल्कुल ऐसी है सर आपके पास ये वेवलेंथ है। अगर ये वेवलेंथ है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी सर हमारे पास, फिर इसकी लेंथ हो जाएगी मेरे बेटे लैम्डा के बराबर, क्योंकि एक वेवलेंथ को हम लैम्डा कहते हैं। आधे की कितनी हो जाएगी, नोड से नोड लैम्डा का आधा कर दो, लैम्डा का हाफ। सर अगर नोड से नोड लैम्डा बाय 2 है तो इसी वजह से एंटी नोड से एंटी नोड भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, लैम्डा बाय 2। मूविंग ऑन 13, कहने द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, सर ये तो मेरे ख्याल से कोई 5 क्लास के लेवल का सवाल पूछ लिया है। न्यूट्रॉन एक ऐसी बॉडी होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारे पास सर, ऑप्शन बी 0। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं व्हेन एन अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, अगर मैं स्ट्रेस लगाता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसकी वजह से चेंज किस में आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। तो देखो मेरे बेटे मेरी बात समझना, शेप के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज को हम क्या कहते हैं आपके पास, स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 तरह के होते हैं। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है हमारे पास, लेंथ में आ रहा है चेंज, तो उसे हम कहते हैं सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, नाम भी जाहिर है ना भाई, स्ट्रेन का मतलब है चेंज और लेंथ में आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा वाला एरिया के ऊपर होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे कोर्स में उसका जिक्र नहीं होता, तो फिलहाल इन दोनों पे रहते हैं। तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये कह रहा है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो पॉलीमेट्रिक नहीं, क्रिस्टलाइन नहीं, इक्वल नहीं, सब बेकार के ऑप्शन है, कोई चीज ही नहीं होती ऐसी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मूविंग ऑन टू 15, कह रहे हैं व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर मेरे पास एक फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब फ्लूइड रखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने लाके कोई भी प्रेशर अप्लाई कर दिया, जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो आपके पास कंप्रेस हो ही नहीं रहा, वहीं का वहीं रहता है, इनकम्प्रेसिबल है। जिसका मतलब क्या होगा, देखो बेटा मास जो होता है, मास तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब उसका जो वॉल्यूम है आपके पास, जितना पहले था उतना ही बाद में रहा आपके पास। इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। समझना, मास भी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन सी चीज कांस्टेंट रह जाएगी, डेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगी सर, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। अगर ये कंप्रेसिबल होता, ये दब जाता, ये आपके पास कंप्रेस हो जाता, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाता और डेंसिटी बढ़ जाती। तो कंप्रेसिबल के लिए डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सही है बेटा, याद रखना अपने पास। और इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्या रहेगी हमारे पास, ऑप्शन डी कांस्टेंट रहेगी। बाकी सब हमारे पास फेक ऑप्शंस, फेक तो नहीं बोल लेना चाहिए, इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ कौन से कोऑर्डिनेट्स भाई, टाइम से इंडिपेंडेंट कहां से आ गया, इट्स डेंसिटी रिमेन्स वेरी वेरिएबल, नहीं सेम रहेगी। ठीक हो गया जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रिसाइज इंटरनल इमेजिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की इमेजिंग के लिए क्या यूज करते हैं, एक्सरे, नहीं सर बोन्स के लिए होता है। बीटा रेज, नहीं सर बीटा रेज का यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि बीटा रेज नॉर्मली आपके पास हमारा मेटल डिटेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। सी गैमा रेज, गैमा रेज तो सर आपके पास कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। एमआरआई इज आर करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स को मैग्नेटाइज किया जाता है, फिर एक टाइनी वेव सेंड की जाती है जो कि उनको वॉबल कराती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने अंदर से एक वेव निकालते हैं। वो जो वेव निकालते हैं उससे आपके पास ब्रेन की इमेजिंग होती है। दैट इज हाउ एमआरआई वर्क्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। 17, कह रहे स्टेडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट आ गया सर हमारे पास, सबसे पहली चीज यहाँ पे करंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई से, कितना आ गया सर हमारे पास 5 एम्पियर। कह रहे हैं फ्रॉम अ 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स सॉरी, तो वोल्टेज कितना आ गया आपके पास, 100 वोल्ट आ गया भैया। अब पूछ क्या रहे हैं, पावर कंज्यूम निकाल के दिखाते हैं सर। अरे सर बच्चों तरीन वाले सवाल हैं, क्योंकि पावर तो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज और करंट का, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 100 का, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 500 वाट। अरे सर ऑप्शन ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 वॉट्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज, आपके पास रेट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड यानी कि फ्लूइड कितनी तेजी से बह रहा है आपके पास। तो देखो बहने का मतलब क्या है, कितना पानी किसी भी जगह से कितनी देर में गुजर रहा है। कितना पानी मतलब कितना पानी से मुराद कितना उसका अमाउंट है, और अमाउंट ऑफ वाटर को नॉर्मली अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम, उसने कितनी जगह घेरी हुई है और कितनी देर में गुजर रहा है, इसका मतलब क्या चाहिए आपको, साथ साथ टाइम। तो इसका मतलब मेरे बेटे ये जो रेट फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है ना हमारे पास, रेट फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसके बारे में जान लीजिए कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट एक्चुअली, कि कितना पानी का अमाउंट
कितना पानी का हजम किसी भी जगह से कितनी देर में गुजर रहा है। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम का यूनिट होता है सर ऐसा यूनिट्स में मीटर क्यूब, और टाइम का होता है सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगा इसका, मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये सिर्फ स्पीड का होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये तो सर एरिया कितना पास हो रहा है, पानी का एरिया नहीं निकाल सकते। सी है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, मीटर क्यूब पर सेकंड। मूविंग ऑन 19, कह रहा है रेडियो एक्टिव सोर्स हैज सॉरी सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे के अंदर आपके पास आपने जितना भी एलिमेंट लिया होगा, जितना भी उसका रेडियो एक्टिव काउंट होगा, वो क्या रह जाएगा हमारे पास, आधा रह जाएगा। सही हो गया सर। अच्छा, आपके पास कह रहे हैं इफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इज 800 काउंट्स पर मिनट per second, sorry, 800 counts per second, what will be its activity after 30 hours? 30 घंटे के बाद कितनी हो जाएगी, निकालते हैं भाई। 800 काउंट्स है ना आपके पास सर, 800 काउंट्स का मतलब जब 10 घंटे गुजरेंगे, 10 घंटे गुजरने का मतलब जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो आधे रह जाएंगे, 400 पे आ जाएगा। डन हो गया सर। फिर सर जब 20 घंटे गुजर जाएंगे, या इसका मतलब 2 दफा 10 घंटे, यानी कि 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तो 400 का भी आधा हो जाएगा, 200। फिर सर जब 30 घंटे गुजरेंगे तो सर तीसरी हाफ लाइफ आ जाएगी, 200 का भी आधा रह जाएगा, और कितने हो जाएंगे, 100 काउंट्स पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन सर ए में ही लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 काउंट्स पर सेकेंड।